मैंने 2024 जब स्टार्ट हुआ था, 23 जब स्टार्ट हुआ था, तो मैंने बोला था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप वन ऑफ द बेस्ट फंड रहेगा। लेकिन इस साल अगर मैं कहूं कि मोतीलाल सेकंड पे रह सकता है, फर्स्ट पे कौन सा रहेगा? एडलवाइस। क्यों? उसके रीज़न देखते हैं, वीडियो के अंदर चलते हैं, कंपेयर करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपना पोर्टफोलियो हमारे थ्रू मैनेज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, और ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है या बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं फंड कैसा करने वाला है इस साल। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि शायद मोतीलाल से भी ऊपर रह जाए, लेकिन शायद वाली बात है, देखते हैं क्यों। यहाँ पे सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलवाइस का मिड कैप, इन्वेस्को और महिंद्रा। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी, हमने जब मोतीलाल की वीडियो डाली थी तब भी हमने देखा था कि यहाँ पे जो डिफरेंस है मोतीलाल ने बहुत अच्छा खासा क्रिएट कर रखा है। और जिस फंड की हम बात कर रहे हैं वो टॉप पे रहने वाला है, उसके पॉजिटिव रिटर्न तो हैं, लेकिन वो इन्वेस्को से भी पीछे है और मोतीलाल से भी पीछे है। लेकिन वन ऑफ द कंसिस्टेंट फंड है। लॉन्ग टर्म में आप देखो सेकंड नंबर पे रहा है, इसने फर्स्ट नंबर पे, ये मोतीलाल सेकंड, थर्ड, इन दोनों को इक्वल लगा सकते हो, इन्वेस्को और महिंद्रा को, कि महिंद्रा ने, लेकिन महिंद्रा का ना हम मल्टी कैप ले लेते हैं, इसलिए इन्वेस्को बेटर लगता है मुझे कि अगर हम मिड कैप कैटेगरी में को देख रहे हैं तो। ठीक है, रिटर्न भी लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छे दिए हैं, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। और 6 मंथ में भी रिटर्न सबके फ्लक्चुएट हुए हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है, तो ये रिटर्न्स ना ही देखें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में 58, 40, 44, 30 जो ये आप गैप देख रहे हैं ना, ये लॉन्ग टर्म में कवर हो जाता है, तभी तो सबके इक्वल रिटर्न है। लेकिन ओवरऑल फंड बहुत बढ़िया है। किसी की अगर मैं AUM की बात करूँ, फंड साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, ये एक मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। और सिर्फ फंड साइज़ की प्रॉब्लम नहीं है, और भी प्रॉब्लम दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन भी हाई होता जा रहा है। ठीक है, बीटा कंट्रोल में है, ये मुझे एक अच्छी बात लगती है। अल्फ़ा अच्छा खासा जनरेट हो रहा है बीटा कंट्रोल में रखते हुए, तो इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे चारों में से सबसे अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन इसका है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। अल्फ़ा भी सेकेंड नंबर पर है, ठीक ठाक जनरेट करेगा। बीटा 1 से नीचे है, सॉर्टिनो 2 से ऊपर है, और शार्पे भी बहुत अच्छी खासी पोजीशन में है। कंपेयर करूं रेशोज़ के मामले में, अगर मैं पांचों रेशोज़ को देखूं तो मुझे सबसे बढ़िया फंड ही ये लगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखो स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़िया हो गया इसका। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट है कैटेगरी में। यहाँ पे अगर आप देखो, ये सेकेंड नंबर पे हो गया, ये सेकेंड नंबर पे मान लेते हैं इसको, ये भी सेकंड नंबर पे हो गया, और ये भी सेकंड नंबर पे हो गया, और ये फर्स्ट पे हो गया। इधर मैं अगर मोतीलाल से आप कहोगे कि यार मोतीलाल तो सब जगह फर्स्ट पे है, फर्स्ट, लेकिन एक रेशो जो है वो सबसे पीछे हो गया, तो चौथे नंबर पे हो गया। लेकिन अगर मैं दोनों का एवरेज वेटेज निकालूं तो ये हल्का सा आगे ही निकलेगा रेशोज़ में। वैसे नॉर्मली मैं इसको बेटर बोल रहा हूँ कि इसका कोई रेशो ख़राब नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज़ और देखने को मिलती है। चलो, ये तो हमें कैपिटल गुड्स फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपोजर दे रहा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ है, पी रेशो देखो, वन ऑफ द बेस्ट है। महिंद्रा से ख़राब है, लेकिन इन्वेस्को और मोतीलाल से तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इक्विटी, चलो इक्विटी में तो सबका बराबर ही है। डेट में थोड़ा सा है एक्सपोजर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। टर्नओवर रेशो नंबर 1 है, इसका 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा है मेरे भाई, ये चीज़ समझो। ये भी 60 के आसपास है, ये 45 है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नीचे जाएंगे, ये हमें मतलब एक तरह से चेरी लगा लो टॉप पे जो मिल रही है कि एक्सपेंस रेशो ऑलरेडी कम है इसका। लेकिन मैं हमेशा से, मतलब आज कम है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फंड में अच्छी बात है। अगर मैं इसकी जगह कंपेयर कर रहा होता इन्वेस्को को, और इन्वेस्को बहुत अच्छा फंड होता, तो मैं इसको नहीं देखता। लेकिन आप ये ले रहे हैं तो इसमें एक फ़ायदा हमें मिल रहा है, लेकिन ये फ़ायदा बहुत मिनिमल सा है, 0.20, 0.30। ठीक है, इतने से फ़र्क पड़ता है तो अच्छी बात है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। लार्ज कैप में 10% एक्सपोजर है, मिड कैप में 15% एक्सपोजर है। बाकी जो मिनिमम होता है 65 मिड कैप में, तो उससे 6% ऊपर 71% इसका मिड कैप में है। कौन कौन से स्टॉक्स हैं? 77 स्टॉक्स हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। ठीक है। लार्ज कैप में इस फंड ने थोड़ा सा कम ही एक्सपोजर रखा हुआ है, जबकि कैटेगरी एवरेज 13 है। मिड कैप में भी 2% ज़्यादा ही है, ऊपर हमें 71 दिखा रहा था, यहाँ 73 दिखा रहा है। और कैटेगरी एवरेज से स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम, बहुत थोड़ा सा, मिनिमल सा कम है। और जितना ये डिफरेंस है ना, इसको मतलब इससे हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते जितना डिफरेंस इन दोनों के बीच है, कि कैटेगरी एवरेज क्या कर रही है और ये फंड क्या कर रहा है। लेकिन इन्होंने कुछ नया बाइंग की है, बहुत आसानी से नहीं मिलती। लेकिन JB केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल को इन्होंने कंप्लीटली एग्जिट करा है, जो 41 करोड़ का था,
हेल्थ केयर सर्विसेज में हल्का सा एक्सपोजर कम हो गया होगा। बाकी ये फंड बहुत सिक्योर होके चल रहा है, तरीके से चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ इससे भी डेप्थ में जाए ना तो 2024 से पहले के अगर मैं आंकड़े देखूँ 23 तक के, तो वन ऑफ द स्टेबल फंड है। और ये नहीं है कि 24 के बाद स्टेबल नहीं रहा, बट हमने एनालिसिस अभी तक नहीं किया है कि 24 के बाद मैं आपको ये बताऊं कि 24 में कैसा रहा। लेकिन जहां तक मुझे नंबर देख के पता लग रहा है ये 24 में भी रिटर्न दे के गया है। तो 12 में से या 13 में से आप ये लगाओ, यहाँ पे इसको कितने साल हो गए, 12 साल कंप्लीट हो गए ना, तो 12 में से लगभग 8 साल इस फंड ने रिटर्न दिए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, समझ गए? होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।